चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार सभी का। आज हमारी सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपके साथ में इनकम टैक्स, जो पिछला टॉपिक था हमारा, पिछले डे हमने डिस्कस किया था, उसके विषय में ही आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। एज एन अकाउंट्स स्टूडेंट इनकम टैक्स के विषय में मिनिमम कुछ नॉलेज होना हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि हम किसी भी सीए, वकील या किसी सीनियर अकाउंटेंट या किसी व्यापारी से बात करें तो एटलीस्ट हम उसकी भाषा में बात कर पाएँ। और उसके लिए कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एग्जैक्टली क्या है और ये किस प्रकार लगता है। तो इसी विषय में कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे और हमने कल बताया था आप लोगों को कि इनकम टैक्स हमारे देश में 1961 कानून अभी लागू है और भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल 2026 से नया कानून हमारे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन तब तक हम जो पुराना कानून है इसी को पालन करना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के साथ में कल रूबरू करा रहे थे जिन शब्दों के बिना इनकम टैक्स को समझ पाना संभव नहीं है। तो कल इसी कड़ी में हमने बात की थी कि आपके आखिरकार इनकम टैक्स क्यों लगता है और इनकम टैक्स लेने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो देश की प्रगति के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और भी क्या क्या सोर्सेस हैं इसके बारे में कल हमने बात की। प्रश्न उठे कि सर यदि सरकार चाहे तो करेंसी प्रिंट कर सकती है तो सरकार क्यों नहीं करती, इस विषय में भी कल हमने बात की। जिन लोगों ने कोई इस प्रश्नों की जवाब चाहिए वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो हमने कल ही अपलोड की है उसको देख सकते हैं, तो उसमें आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो आज हम आप लोगों से इनकम टैक्स के विषय में बात करते से पहले थोड़ा सा कल का 5 मिनट का कुछ वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों कल बात की थी मैंने इनकम टैक्स को समझने से पहले कुछ शब्दों का ज्ञान, टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो उसमें हमने कल बात की आप लोगों से असेसमेंट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, असेसी, डिमांड, सप्लाई, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बार बार इनकम टैक्स में यूज़ करते हैं। तो कल हमने बताया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या बताया गया कि जिस वर्ष में, ईयर माने साल, तो असेसमेंट ईयर मतलब जिस वर्ष में हम हमारी कमाई हुई इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके और फिर सरकार को उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। हो सकता है हमारा टैक्स बने, हम सरकार को टैक्स दें, हो सकता है हमारा टैक्स ना बने, हमारा टैक्स सरकार पे टीडीएस, टीसीएस के रूप में पहले से जमा है, सरकार वो रिफंड करेगी हमें। तो टैक्स बन सकता है तो वो या तो पे करेंगे या हमारे टीडीएस, टीसीएस से एडजस्ट करेंगे। टैक्स नहीं बन रहा है तो भी हमें इनकम टैक्स में अपने इनकम की रिपोर्टिंग देना अनिवार्य है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देख रहे थे इसके अंदर कि पर्सन शब्द पे कल कहा था कि आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो आज हम थोड़ा पर्सन शब्द के साथ शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। और ईयर वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया हमने आपको। असेसी वो व्यक्ति है जिसने इनकम कमाई है और जिसकी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन होना है, वो व्यक्ति असेसी कहलाता है। उस प्रक्रिया को असेसमेंट कहते हैं और जिस साल में असेसमेंट होता है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो कल हमने जो जिस विषय पर चर्चा की उसमें से 2 प्रमुख शब्दों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द हमारे लिए पर्सन। बताया गया कल आप लोगों को इनकम टैक्स के अंदर टैक्स लगाना है, किस पे लगाना है, इनकम पर। तो इनकम कौन सी, टैक्सेबल इनकम। अब प्रश्न ये उठता है ये इनकम कमाई किसने। तो सामान्यतः आप और हम जीवित व्यक्ति हैं, हमारा परिवार है, हमारी ज़रूरतें हैं, तो हम काम करते हैं, हम कोई ना कोई वर्क करते हैं, चाहे हम प्रोफेशनली करें, बिजनेस करें या कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पैसा कमाएं, कहीं ना कहीं से हम लोग पैसा कमाते हैं और इस पैसे का उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं को या हमारे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन काम करने के जो तरीके होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि जहां 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के व्यापार कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि इनकम पर टैक्स, इनकम तो कमाई गई और इनकम किसने कमाई, 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर के कमाई, तो उस पर टैक्स कौन भरेगा। तो कल शायद किसी ने कहा था जिसने कमाई उस वो भरेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं, आप सब अकाउंट्स के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं 3, उदाहरण के लिए एक पार्टनर ने 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई, एक पार्टनर ने 2 लाख रुपए की, एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए की, और मिलकर के सभी लोगों ने प्रॉफिट का कमाया उस पर लेट्स एज्यूम 6 लाख रुपए एक साल में। अब प्रश्न ये उठेगा कौन कितना इनकम टैक्स भरेगा।
तो ऐसे में हो सकता है एक पार्टनर फुली काम का करता हो, पूरे दिन फर्म को संभाल रहा हो, एक पार्टनर कभी कभी देखता हो, एक पार्टनर देखता ही ना हो, जिसे हम नॉर्मली स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तो कौन कितना इनकम टैक्स भरेगा, इस बात को लेकर के थोड़ा सर इस बात पे डिस्प्यूट हो सकता है कि कौन कितना टैक्स भरेगा। तो बेटर ऑप्शंस क्या होता है कि पहले फर्म अपना इनकम टैक्स भर दे, फिर जो प्रॉफिट बचे वो पार्टनर्स आपस में बांट लें। तो यही काम बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्म होते हैं बिजनेस करने के, उन सब में भी यही टेक्निक अपनाई जाती है कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर के कोई व्यापार किया है किसी भी तरीके से, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप LLP हो, या ट्रस्ट या सोसाइटीज़ के माध्यम से कई बार व्यापार होते हैं, HUF के माध्यम से व्यापार होते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के माध्यम से व्यापार हो रहा है, या फिर वो आपके लिए कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या BOI हो, जो भी टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं उनमें से किसी प्रकार से व्यापार किया जाएगा। तो सरकार ने उन सब के लिए अलग अलग तरह से नियम बना के रखे हुए हैं। यदि आपने एक कंपनी के अंदर व्यापार किया तो कंपनी किस तरह की, डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी है, उस पर टैक्स की रेट्स अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। आपने ये पार्टनरशिप किया तो उसमें 30% का टैक्स है, आपने HUF में किया तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इन सब के विषय में आज हम थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। हमारी इन क्लासेस का उद्देश्य आप लोगों को टैक्स में एक्सपर्ट बनाना नहीं है। मैं बहुत लिटरली आपको बताऊं, स्पष्ट बताऊं, मैं आपको टैक्स में कोई एक्सपर्ट बनाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को टैक्स के साथ में एक दोस्ती कराने के लिए यहाँ पर हूँ कि आप एटलीस्ट उन शब्दों को, उन कंसेप्ट्स को जान लो, पहचान लो, ताकि भविष्य में कभी मौका मिले तो आपको उनका सामना करने में डर ना लगे। ये हमारी इन क्लासेस का उद्देश्य है। तो इसमें हम पहले पर्सन शब्द पे बात कर रहे हैं। तो पर्सन इनकम टैक्स में मुख्य रूप से 8 प्रकार के बताए गए हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं आप और हम, उन्हें कहा जाता है इनकम टैक्स में इंडिविजुअल। मार्कर चेंज करें, इंडिविजुअल। अभी ठीक है? ये है हमारा पहले पर्सन इंडिविजुअल, जिसमें आप और हम आते हैं। तो मुझे लगता है इसके विषय में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो यदि प्रोफेशनली कमाता है या बिजनेस के थ्रू, तो ऐसे केसेस में उनका जो तरीका होता है उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। वो किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के थ्रू, तो वो वहाँ जाते हैं। या फिर वो एम्प्लॉयमेंट, या फिर हो सकता है कि उनको किसी बिजनेस के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में वो है तो वहां से सैलरी मिल रही हो, वहां से ब्याज मिल रहा हो, या वहां से उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो। तो ये सब चीजें वो कहां पर शो करेंगे? अपने इंडिविजुअल रिटर्न में। दूसरा जो होता है वो होते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, ये मैं टाइप्स ऑफ पर्सन बता रहा हूं जो इनकम टैक्स ने डिफाइन किए हुए हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के करते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 100 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। मेरा अभी उद्देश्य पार्टनरशिप फर्म पढ़ाना नहीं है, हम केवल टाइप्स ऑफ पर्सन पे बात कर रहे हैं। तो जब इतने लोग मिलकर के व्यापार कर सकते हैं तो सरकार ने बोला, आयकर विभाग ने बोला कि भैया आपकी एंटिटी, आपका स्वरूप एक अलग माना जाएगा, ना कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह। तो पार्टनरशिप फर्म को अलग माना गया। फिर तीसरा है कंपनी। चौथा है कंपनी। आपको मालूम है कई तरह की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेक्शन 8 की कंपनीज, ऐसे करके कई तरह की कंपनीज बनती हैं। बट हाँ, अभी मेनली हम लोगों को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाता है 2 तरह की कंपनी। कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। कोई भी कंपनी जब काम करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी। कंपनीज के केसेस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर्स को लाभ के रूप में क्या बांटा जाता है? डिविडेंड। और जो कंपनी के पास जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनीज के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, लेकिन उसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है HUF। HUF का फुल फॉर्म हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब क्या है ये सर? ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आज तक तो हमने नहीं सुना। सच्ची बात है, आप क्या बहुत से लोगों ने नहीं सुना होता है ये कॉन्सेप्ट क्या है। देश के कानून के अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म एक परिवार में हुआ है वो उस HUF नाम की संस्था का हिस्सा बन जाता है। ये है मेरा एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है कि नाम क्या लिखा हुआ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें डिवीज़न नहीं हुआ हो। तो नॉर्मल डिवीज़न का मतलब क्या माना जाता है कि एक परिवार है, उस परिवार के अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे हैं। अभी HUF बढ़ता कैसे है? बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ्स आई, वो उसी परिवार का हिस्सा बनी और उसी परिवार के अंदर वो लोग, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो उस परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो एक कंटिन्यूएशन चलता रहता है। इसका मेन कंसेप्ट कहाँ से आया वो मैं आपको बता दूं। आप सबको मालूम है हमारे भारतीय परंपरा में ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि कई व्यवसायों में एक पीढ़ी जिसने व्यापार शुरू किया आज से पता चला 50 साल पहले, अब उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, वो बड़े हुए, फिर उनके बच्चे हुए और सारे के सारे लोग एक ही दुकान पर बैठ रहे हैं। क्या ऐसा कभी देखा आपने कि 2-3 पीढ़ियां एक ही व्यवसाय को चला रही हैं? अब ऐसे में घर के ही 3 पीढ़ियां लगी हुई हैं, दादाजी, पिताजी और बेटा। 3 पीढ़ियां एक ही व्यवसाय को संभाल रही हैं। अब ऐसे में सोच के देखिए कि पिताजी तो कोई सैलरी लेते नहीं है, पिताजी कोई पार्टनर नहीं है, पिताजी कोई डायरेक्टर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, और दादाजी उस फर्म के मान के चले मालिक रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में। अब पिताजी कह सकते हो पिताजी का बेटा भी आ गया। अब एक ही व्यवसाय में 3 लोग एक ही परिवार के यदि मिलकर के चला रहे हैं तो एग्जैक्टली देखा जाए तो 3 मैन पावर लगी है। तो जो पैसा कमाया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कमाया जा रहा, वो पैसा कमाया जा रहा है 3-4 लोगों के द्वारा मिलकर। लेकिन उन 3-4 लोगों में आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअली आपस में कोई अनुबंध नहीं है। नॉर्मल बहुत है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पार्टनरशिप फर्मों में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हम तुम पार्टनर हैं। यदि पार्टनरशिप फर्म में हम रहेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा, ये लॉस होगा तो ये झेलना पड़ेगा, ये कंडीशंस होंगी। लेकिन ऐसे बिजनेसेस होगा क्या जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर वो लोग मिलकर के एक व्यापार को चला रहे हैं। तो जो पैसा कमाया जा रहा है वो परिवार के द्वारा कमाया जा रहा है, ना कि एक व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने एक व्यवस्था दी जिसको बोला गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ऐसे परिवार जिनके अंदर संयुक्त रूप से व्यापार हो रहा है, ऐसे लोग उस व्यापार को HUF नाम के व्यक्ति के अंडर में चला सकते हैं। मेरी कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको HUF के बारे में? तो HUF जैसे आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, आपको HUF नाम का एक पैन कार्ड लेना होता है अलग से। अच्छा, मिलता किसको है? जो मैरिड होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। आज आप सोचो हम अनमैरिड हैं, आज हम अपना HUF बना लें, नॉट पॉसिबल, बिकॉज HUF की जो परिभाषा है वो कहाँ से शुरू होती है? फैमिली से। और फैमिली मतलब यू शुड बी मैरिड। तो मैं जैसे मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ, तो मैंने मिलकर मेरी HUF बनाई हुई है और उसके अंदर मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है ना? अभी इसी HUF को टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत यूज करते हैं। मैं यहां एक शब्द यूज कर रहा हूं, टैक्स प्लानिंग, और वहीं इसका अपोजिट एक शब्द होता है टैक्स इवेजन। मेरे शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करना। सरकार इनकम टैक्स कभी भी आपको टैक्स बचाने से नहीं रोकती। बोले आप टैक्स बचाओ, किसने मना किया है? टैक्स की चोरी मत करो। चोरी करना अलग बात होती है और टैक्स बचाना अलग बात होती है। आप प्लानिंग से बचाओ। सरकार ने बोला आप HUF, आपके पास बहुत सारी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ही उसमें रखूंगा तो क्या होगा? वो मेरे इनकम में जाएगी और मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि इंडिविजुअल अलग व्यक्ति है, HUF अलग व्यक्ति है, तो सरकार ने दोनों के लिए अलग अलग
टैक्स की रेट्स या अलग अलग तरीके से इनके नियम बना रखे हैं। तो मैं यदि कुछ इनकम यहाँ पर प्लान करता हूँ, कुछ इनकम यहाँ प्लान करता हूँ इंडिविजुअल में, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो मेरा टैक्स भी कम आएगा। बट वो तब संभव है जब हमें उसका नॉलेज हो। पता ही नहीं है, कई व्यापारियों को आज भी नहीं मालूम HUF के बारे में, बस वो व्यापार किए जा रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप में वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, उस पर लाखों रुपए का टैक्स भरते हैं। यदि उनको अवेयर किया जाए, समझाया जाए कि भैया HUF नाम से आप प्लानिंग कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं उसके माध्यम से। बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो इन क्लासेस का पर्पस, मैंने कहा ना, आपको एक्सपर्ट बनाना नहीं है, एक अवेयरनेस देना है कि चीज़ें किस प्रकार होती हैं। एक और जानकारी, HUF के नाम से हमें क्या लग रहा है कि इसमें केवल हिंदूज आते हैं, लेकिन इसमें बौद्ध, सिख और जैन, ये 3 तरह के फैमिलीज भी शामिल हैं, ये ध्यान रखना। मतलब एक सिख फैमिली भी HUF बना सकती है, जैन और बौद्ध फैमिली भी HUF बना सकती हैं। मॉमडन्स, क्रिश्चियंस, ये लोग HUF नहीं बना सकते। ये भारत के संविधान में, कानून में उन्हें अलाउड नहीं है। ये केवल हिंदूज में भी, स्पेशली हिंदूज, बौद्ध, जैन्स और सिख्स, ये अलाउड है। ठीक है, तो एक बड़ी HUF हो सकती है, मैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, भाई साहब के बच्चे, मेरे मदर फादर, हम सब मिलके एक बड़ी HUF में हैं। फिर हमने अपनी खुद की भी HUF बनाई, क्योंकि बना सकते हैं लीगली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से प्लानिंग होती है HUF की। तो टैक्स, इनकम टैक्स में पर्सन, HUF जो शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्लियर कर दी। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ, जो है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए, कई बार बहुत सारे जो काम होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा लोग मिलकर के काम करते हैं, लेकिन उस तरह के कामों का उद्देश्य कोई व्यवसायिक नहीं होता है प्राथमिक रूप से। वो समाज सेवा या कुछ भलाई के कामों के लिए वो संगठन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के संगठनों के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाम से एक विशेष प्रकार का पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। इसी के अलावा एक और संस्था बन सकती है BOI। आप यदि इनके दोनों के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तो ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपने देखा, ये हमने यहां शब्द क्या यूज किया, इंडिविजुअल। तो ये क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आप और हम जैसे कुछ लोग मिलकर के कोई संगठन बनाते हैं और उस संगठन के अंदर हम लोगों को कुछ काम करना है, समाज सेवा का काम करना है, कुछ चैरिटी का काम करना है, धार्मिक काम करना है, तो हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। इसी के पैरेलली एक और प्रकार की संस्था खड़ी कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक प्रकार का और व्यक्ति होता है इनकम टैक्स में जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पर्सन शब्द का अर्थ क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक HUF, एक पार्टनरशिप फर्म, ये लोग मिलकर के भी एक एसोसिएशन, संगठन बना सकते हैं। तो उसको कहाँ रजिस्टर किया जाएगा, AOP में। इसी प्रकार एक और होता है AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये थोड़ा रेयर में ये वाले आपको सुनने में आते हैं AJP। ये अमूमन जैसे यूनिवर्सिटीज़ को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमें जब किसी सोसाइटी, ट्रस्ट, एक और इसमें बनता है जिसे बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट एक विशेष प्रकार का व्यक्ति होता है, न्यास जिसे बोलते हैं, इसको भी इनकम टैक्स में एक अलग व्यक्ति माना गया है। तो जब अब बात आती है कि इनकम टैक्स ने इन 8 प्रकार के व्यक्तियों को माना है तो इनकी पहचान कैसे होगी। तो आप सबको मालूम है कि इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों की जो पहचान है वो किससे होती है, पैन कार्ड से। पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड को बनवाने के समय हमें एक फॉर्म भर के दे देना होता है, फॉर्म 49A। वो फॉर्म को भरने के बाद पैन कार्ड इशू होता है। लेकिन उस फॉर्म को यदि आपने कभी ढंग से पढ़ा हो तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जैक्टली हु आर यू, आप कौन हो,
तो यदि आप इंडिविजुअल हो तो उसमें आपको इंडिविजुअल कैटेगरी पर टिक करना पड़ेगा। तो जब आपका पैन कार्ड बन के आएगा, जैसे मेरा है, तो AFZPA3129G। अब इस पैन कार्ड के अंदर कुछ विशेष कोड दिए हुए हैं, जो कोड हो सकता है किसी को मालूम हो, किसी को ना मालूम, मैं सबको बता देता हूँ। इसका जो चौथा अल्फ़ाबेट है और पांचवा अल्फ़ाबेट है, ये एक विशेष कोड है जो आपके टाइप ऑफ पर्सन को डिफाइन करता है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है, यदि वो अपने पैन कार्ड का नंबर याद रखें या देखें, तो आपका चौथा अल्फ़ाबेट हमेशा P ही होगा। आपके सरनेम का पहला अल्फ़ाबेट A होगा, मतलब सॉरी, आपके सरनेम का, जैसे मेरे सरनेम का अल्फ़ाबेट है अग्रवाल, तो यहाँ A आया। कोई जैन है तो वहाँ PJ होगा, कोई खान है तो K होगा, यही है, PK है, हाँ PK है, खान लिखते हो ना तुम, परवेज खान, हाँ, तो इनका PK होगा, है ना। मेरा PA है। तो आप सब लोग इस बात को आराम से वेरीफाई कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। तो बोले सर फिर इसका मतलब हर एक प्रकार के पर्सन को अलग अलग कैरेक्टर से डिफाइन किया हो गया? बिल्कुल। क्या क्या है वो हम जानते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए क्या शब्द दिया गया? P। पार्टनरशिप फर्म के लिए F, एक्चुअली उसको फर्म कहते हैं, एग्जैक्टली उसको केवल क्या बोलते हैं? फर्म। कंपनी के लिए C, HUF के लिए H, TOP के लिए A, BOI के लिए B, AJP के लिए J। चूंकि A ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो J इन्होंने स्पेशल कैरेक्टर बनाया, और ट्रस्ट के लिए T। इस तरह से 8 प्रकार के व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार का कोड दिया गया जो उनके पैन कार्ड की पहचान है। अब इस पैन कार्ड के में हमने ये वाला अक्षर तो ठीक है, हमने पहचान लिया। सर सरनेम तो हमारे पास है, फर्मों के पास, कंपनियों के पास, HUF के पास तो नहीं होता। तो वहाँ क्या आना चाहिए 5वें अल्फ़ाबेट के तौर पर? तो वहाँ आना चाहिए इनके नाम का पहला अक्षर, इनके नाम का पहला अक्षर। जैसे हम बात कर रहे हैं टैली कंपनी की, तो टैली कंपनी का नाम क्या है? टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यदि फर्म है तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा कि इसमें होगा C, चूंकि ये क्या है? कंपनी। तो C के साथ में क्या लगा होगा? T। KS ऑयल्स है तो K, JK टायर है तो, रिलायंस है तो, अडानी है तो, समझ में आ रही है? तो ये सबके नाम के आगे उनका C तो उनका फिक्स है, कंपनी है वो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, C है बस उनके नाम का पहला अक्षर। देवीलाल रामचरण कुमार पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा? FD। ओके, नाउ ये बात समझ में आ गई आपको? मैं थोड़ा सा जल्दी, अब मैं फास्ट मोड में लेके दे दूँगा चीज़ों को, तो ये आपको केवल याद रखना है और आप इस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का, जैसे मेरा HUF है, सौरभ अग्रवाल HUF, मेरे अच्छा HUF के नाम के आगे क्या क्या लगा होता है? HUF लगा होता है, तभी पहचान पाओगे कि HUF है, क्योंकि सौरभ अग्रवाल तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरे HUF को अलग नाम देना पड़ेगा। तो मैं क्या नाम दिया? सौरभ अग्रवाल HUF, या सौरभ अग्रवाल राम अग्रवाल भव्य अग्रवाल HUF, जो भी आपको एक नाम देना है वो नाम मिल जाता है उसको। तो HUF में क्या होगा? H के साथ आ जाएगा S, यहाँ पर A नहीं आएगा क्योंकि मेरे फर्म का नाम हो गया सौरभ अग्रवाल HUF। अब मैं सौरभ अग्रवाल HUF के अंदर उदाहरण के लिए दिव्य IT सॉल्यूशन नाम की फर्म बनाना चाहता हूँ, व्यापार करने के लिए बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। HUF के अंदर हम अपना GST में फर्म रजिस्टर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे लगता है इतना यहाँ के लिए सफिशिएंट है, और हम आगे बढ़ते हैं। अभी कल बात कर रहे थे हम इसके अलावा आप लोगों से रेजिडेंशियल स्टेटस की। देखिए उसमें भी कैलकुलेशंस होती हैं कुछ, उसमें कोई व्यक्ति इंडिया में कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा, इस बात की कैलकुलेशन करने के आधार पर आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करते हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का अभी एज एन अकाउंटेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अनटिल अनलेस आप किसी बड़े टैक्सेशन वाले की यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिसके यहाँ बहुत सारे केसेस आते हैं जो फॉरेन कंपनियों के केसेस हैं, या जो व्यक्ति है इंडिया में भी रह रहा है और बाहर भी रह रहा है, देन आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है कि वो वाकई में इंडिया में टैक्स भरेगा या इंडिया के बाहर का है, वो टैक्स कैसे भरेगा। तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। वो कैलकुलेशन करना अभी हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने केवल आपको एक बेसिक नॉलेज दी। कोई कंपनी जो चाइना की है
ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, इंडिया में आके उसने कंपनी खोल ली, इंडिया में आके व्यापार कर रही है वो, तो ऐसे केसेस में उसका जो स्टेटस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, वो कैसा होगा? फॉरेन कंपनी का, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बाहर। मेन उसका हेड ऑफिस कहाँ है? बाहर। वो केवल यहाँ एक ब्रांच ऑफिस खोल के काम कर रही है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉरेन का हो गया। तो ऐसे केसेस में उनको टैक्स देने का जो दर होगा, रेट होगी, वो बदल जाएगी। और वहीं कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो इंडिया में ही बनी हुई है, इंडिया में ही ऑपरेट होती है, उस पर टैक्स की रेट्स अलग रहेंगी। तो ये सब जानकारियां आपको होनी चाहिए, लेकिन जब आपका कभी मन हो कि नहीं हमें टैक्सेशन लाइन में ही जाना है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, देन आपको एक प्रॉपर कोर्स करके इसका और डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले इनकम टैक्स नया जो एक्ट है उसमें इसकी परिभाषाएं बदल जाएं, तो इसलिए अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात ये होती है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति शब्द का अर्थ समझ में आने लगा। 8 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। भारत में किसी भी प्रकार से इनकम कमा रहा है, उसको सरकार को टैक्स देना होगा अपनी इनकम पर। लेकिन सर ये इनकम जब कमाने की बात आती है, तो इनकम कमाने के सरकार को कैसे पता चलेगा किस जरिए से उसने इनकम कमाई? एक बहुत मोटा मोटा प्रश्न है, क्योंकि मैं कोचिंग का कर रहा हूँ, कोई बाहर किताबें बेच रहा है, कोई बाहर फलों की बड़ी दुकान कर रहा है, कोई फर्नीचर की दुकान का कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई कहीं जॉब पे जा रहा है, किसी के किराए की इनकम आ रही है, कोई यूट्यूब से इनकम कमा रहा है, किसी को ब्याज से इनकम आ रही है, किसी को पेंशन आ रही है। समझ में आ रहा है? ये अलग 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 तरह की तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। इस देश में 150 करोड़ का देश है, तो मंजीत इतना गंभीर प्लानिंग होने लगी है पैसा कमाने की? मेरी बात से आप लिंक हो पा रहे हैं? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाने का जो तरीका हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। ब्याज, किराया, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, व्यापार करना, सर्विसेज देना, किराए की इनकम, कहीं जॉब करना, टैक्सी चलाना, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। मैं ऐसे गिनाता रहूँगा, चलता रहेगा ये तो प्रोसेस। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर, खेती बाड़ी कर रहा है कोई व्यक्ति, कृषि ऐसे पैसा कमा रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में सरकार तक अपनी इनकम का जो जरिया है वो पहुंचाने का कैसे, तो मेथड क्या है, क्या वे है कि सरकार को हम बता पाएँ? तो इतने बड़े देश के अंदर हर व्यक्ति की इनकम को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो सरकार ने इसके लिए मुख्य रूप से, जैसे हमारे शरीर में 5 मूलभूत तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसी प्रकार इनकम टैक्स में 5 मुख्य इनकम के हेड होते हैं। उन हेड्स को आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहला जो हेड, अच्छा जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ हेड ऑफ इनकम, वो उसी सीक्वेंस में ही होने चाहिए, उसको वैसे ही सेट किया गया है। तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरी शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति कौन होगा वो? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी, HUF? नहीं, व्यक्ति मतलब आप और हम। सैलरी शब्द का सीधा संबंध केवल और केवल किसके साथ में है? इंडिविजुअल के साथ में। और कोई भी तरह का व्यक्ति जो इनकम टैक्स में बताए गए, वो उनका संबंध सैलरी के साथ नहीं है। तो कोई ना कोई इंडिविजुअल, आप और हम जैसा जीवित व्यक्ति ही काम करेगा, उसी को सैलरी मिलेगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को यदि आप समझने बैठोगे तो इसी में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आप समझ के देखो, जब CA लोग, CA स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं, पता है इनकम टैक्स पढ़ने के लिए 5-5, 6-6 महीने देने पड़ते हैं उन्हें, केवल इनकम टैक्स पढ़ने के लिए। एक एक हेड पढ़ने के लिए 15, 20 दिन, 30 दिन, इतना टाइम लगता है एक हेड पढ़ने। 5 हेड हैं, तो आपसे, आप और हम क्या ही उम्मीद करें कि मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस में क्या क्या बता पाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अगेन वही बात, आप इतना समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए ये नॉलेज हमेशा काम में आने वाली है, और ये नॉलेज बिल्कुल सटीक है। तो कहते हैं ना ग्लिम्स, शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सैलरी जो शब्द है
वो इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये और समझ लीजिए कि सैलरी किसको मिलती है? सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को, और किसके द्वारा दी जाती है? एम्प्लॉयर के द्वारा। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये दो शब्द आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है कि सैलरी किसको मिलेगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये दो शब्द आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली यदि आप किसी व्यक्ति के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? वो जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक प्रकार का, भैया आपको ऐसा ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, उसको फिक्स टाइम पर फिक्स अमाउंट हर महीने मिलता रहता है। इसी में एक कंसेप्ट आता है कि कई बार कुछ लोगों को हर महीने फिक्स अमाउंट मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, लेकिन वो सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आते। मतलब आपने देखा कि एक डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और उसको जो पैसा मिल रहा है वो उतना ही पैसा एक दूसरे डॉक्टर को भी मिल रहा है। पहला डॉक्टर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन उस पर लागू हो रहे हैं। दूसरा डॉक्टर जो है, दूसरा डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल में उसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, लेकिन उस पर वो सारे रूल्स लागू नहीं हो रहे, क्योंकि वो डॉक्टर जो दूसरा डॉक्टर है उसने एज अ प्रोफेशनली उसको ज्वाइन किया है, नॉट एज एन एम्प्लॉय। ये मैं प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ। शिशु विभाग जो है अपने यहाँ का जिला अस्पताल का, वहाँ दो डॉक्टर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं सब। तो एक डॉक्टर जा रहे हैं शिशु विभाग में, उनको हर महीने पैसा आ रहा है, उतना ही पैसा आ रहा है, वो जा रहा है सैलरी में। वहीं दूसरे डॉक्टर उसी विभाग में जा रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, उनको जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है उनके बिजनेस हेड में। तो आपको समझना होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का यदि रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा सैलरी नहीं कहलाएगा। स्पष्ट समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जितने MP MLAs होते हैं, इन लोगों को हर महीने पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। ये बात हमने सबने सुनी है, कई बार समझी है। क्या आपको मालूम है कि MP MLAs को जो मिलने वाला हर महीने का पैसा है वो इनकी सैलरी हेड में नहीं जाता है? मालूम है ये वाली बात? नहीं मालूम। आप और हम क्या समझते हैं, सैलरी मिल रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो सैलरी हेड में नहीं जाता है पैसा। क्यों नहीं जाता? पैसा कौन दे रहा है उनको? कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। क्या गवर्नमेंट के कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं वो? मैं उदाहरण दूं, जैसे अपने मुरैना में अभी विधायक कौन है? दिनेश गुर्जर। सरकार किसकी है? बीजेपी की। क्या इसके बाद आप समझ सकते हो कि दिनेश गुर्जर बीजेपी के कहने के अकॉर्डिंग चलेंगे? वो अपने पार्टी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन पैसा उनको कौन दे रहा है? बीजेपी नहीं दे रही, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट दे, नॉट बीजेपी। बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में तो BSP के, SP के, कांग्रेस के सब विधायक आ रहे हैं। तो अभी ऐसे में क्या हो रहा है, उनको भी पैसा मिल रहा है। वहीं कोई दूसरा भिंड का या अपना कहीं और का विधायक है, उसको ग्वालियर का, वो यदि बीजेपी का है तो उसको भी पैसा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप सोच के देखिएगा, इन्हीं विधायक में से किसी विधायक को उन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया, चिकित्सा मंत्री। जैसे अपने यहाँ पहले कौन थे? रुस्तम सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने एरिया के विधायक भी थे। अभी वो विधायक क्यों बने? क्योंकि एक तो वो सेम पार्टी के थे, चलो सेम पार्टी के नाम आजकल सपोर्ट दे देते हैं, बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरकार के कहने पर किसी विशेष मंत्रालय को संभाल रहा है, विशेष विभाग को संभाल रहा है, तो इसका मतलब अब उसको किसके कहने पर काम करना पड़ेगा? सरकार के कहने पर। वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन गया। तो एक प्योर विधायक होने से, केवल विधायक हूँ मैं और कुछ भी नहीं हूँ, सांसद हूँ कुछ भी नहीं हूँ,
तो मेरे को जो पैसा आ रहा है वो मेरा सैलरी हेड में नहीं जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो बात यहाँ पर हो रही है आप लोगों से इनकम फ्रॉम सैलरी की। मैंने कहा ना, ये हेड इतने बड़े हैं, यदि हम इनके बारे में सीखना पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी जानकारी मिल सकती है हम लोगों को। तो कोई भी व्यक्ति सैलरी से पैसा कमा रहा है तो वो सैलरी हेड में पैसा जाएगा या नहीं, इस बात का निर्णय किस आधार पर हो रहा है? उनके द्वारा पैसा कौन दे रहा है और पैसा लेने वाले के बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है कि नहीं। एक टीचर है, मैं तीसरा और फाइनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक टीचर है, एक प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, वो उस कॉलेज में पढ़ाता है। उस कॉलेज में पढ़ाने के अलावा वो अदर स्कूल्स या अदर कॉलेजों की बच्चों की कॉपियाँ भी चेक करता है। तो वो अपने ही कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसको मिलने वाला जो पैसा होगा वो क्या कहलाएगा? सैलरी। लेकिन यदि वो अदर स्कूल से अदर कॉलेजेस की कॉपियाँ चेक करके उसको जो पेमेंट आ रहा है, क्या वो उसकी सैलरी क्या कहलाएगा? नहीं, पैसा तो उसको वहाँ से उसी एक ही काम से आ रहा है ना, पढ़ाने से या कॉपियाँ चेक करने से। लेकिन नहीं, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो अदर हेड में जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। नंबर 2, आपको मालूम है कि यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसको हर महीने क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन भी सैलरी हेड में जाएगी। उसी व्यक्ति ने 30 साल 35 साल काम किया किसी विभाग में, अब वो 60 साल का हो गया, 62 साल का हो गया, रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के बाद हर महीने उसको गवर्नमेंट सैलरी वो पेंशन दे रही है। पेंशन भी इनकम है, किस हेड में जाएगी? सैलरी हेड में। लेकिन वहीं वो व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब उसकी पेंशन उसकी फैमिली को आ रही है, उसकी वाइफ को आ रही है। अब जो पैसा आ रहा है वो किस हेड में जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ या उसके फैमिली मेंबर्स का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो पेंशन हो या रेगुलर सैलरीज हो, वो सैलरी हेड में तभी जा पाएगी जब वो आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन पा रहा हो, तभी, नहीं तो वो नहीं जाएगी। तो चाहे MP MLAs हो या फिर कोई गवर्नमेंट टीचर्स हो या डॉक्टर्स हो, मैंने सब एग्जांपल दिया आपको, वो तभी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी यदि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप की कंडीशन मेंटेन कर रहा होगा। तो ये तो थी एक सिंपल सी बात, मैंने कर ली। अब इसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, क्या केवल हर महीने मिलने वाला पैसा ही मेरी सैलरी है? नहीं, बोनस, कमीशन, किसी भी प्रकार का आपको एरियर, मतलब पिछली सैलरी अब मिल रही है, एरियर, या किसी भी प्रकार का कंपनी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाने वाला बेनिफिट भी सैलरी की परिभाषा में आता है। जैसे आपको मालूम है, कई बार आपने देखा होगा लोगों को घर मिलते हैं, यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिलता है, या बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, नौकर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको बंगले मिलते हैं, उनको नौकर चाकर मिलते हैं, उनको गाड़ियाँ मिलती हैं, आने जाने का खर्चा दिया जाता है। ये सब भी किसका पार्ट है? सैलरी का। एक कोई बड़ी फर्म है, कंपनी है, तो उसमें कोई बहुत टॉप सेल्समैन है, वो बढ़िया बिजनेस करता है कंपनी के लिए और कंपनी उसको बढ़िया सैलरी दे रही है। उसने कोई अच्छा टारगेट अचीव किया, एक दिन वो घर पहुंचा और घर पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। वो लिफाफा खोल के देखा उसने, तो उसमें दुबई 3 days 4 night ट्रिप कंपनी की तरफ से दी गई। खुश हो गया, अरे वाह यार, ये तो बढ़िया कंपनी, बड़ा ध्यान रखती है। लेकिन आपको मालूम है, ये 3 days 4 night का ट्रिप था, वो उसकी सैलरी में जुड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या हो गया? पर्क हो गया, परक्यूसिट, अनुलाभ जो कंपनी ने उसको दिया। तो ये कहाँ जो जुड़ेगा? उसके सैलरी में। हालांकि इसमें आजकल क्या होता है पता है? बड़ी बड़ी कंपनीज या इवन बैंक्स में मैंने देखा, वो एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें करने के लिए पता है क्या करते हैं? वो लोग ट्रेनिंग का करते हैं। बोले ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? बोले साहब दुबई में ट्रेनिंग हो रही है, 3 दिन की ट्रेनिंग है। तो कंपनी क्या कर रही है कि उसको दिखा रही है खर्चा। बोले हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजा, और एम्प्लॉयज़ वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग तो ठीक है होती है फॉर्मेलिटी के नाम पर, बाकी वो टाइम कहाँ बिताते हैं? घूमने फिरने में। तो इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कई बार कि जहाँ पर कंपनियाँ
ट्रेनिंग्स के नाम पर भी अपने एम्प्लॉयज़ को चीज़ें देती हैं, तो हो सकता है वो सैलरी में ना जुड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ के देखिए कि कंपनी यदि घूमने फिरने के लिए ही भेज रही है आपको, तो यदि वो घूमने फिरने के लिए कंपनी नहीं भेजती और आप जाते तो अपने पॉकेट से जाते, पॉकेट से पैसा खर्च करते, तो भी आपको कंपनी सैलरी देती। और कंपनी डायरेक्टली आपको टिकट करके दे रही है, होटल बुक करके दे रही है, तो स्टिल वो क्या बन गई आपकी सैलरी का पार्ट। ठीक है, तो मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी का 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दे दिया है। मतलब कि आप यदि कर्मचारी हो, पैसा कमा रहे हो सैलरी हेड में, तो आप जो भी सैलरी कमाओगे उसका 75,000 रुपये आपको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। तो लेट्स एज्यूम यदि किसी को 13,75,000 रुपये की सैलरी मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो 13,75,000 रुपये में से उसको एग्जैक्टली टैक्स कितने पे लगेगा? 13 लाख पर, उसको 75,000 पर टैक्स नहीं लगेगा। किसी को मिल रहे हैं 6.5 लाख रुपए सैलरी पूरे साल की, तो उसका टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? इनकम नहीं, टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 6.5 लाख में से 75,000 गए तो 575, तो उसको टैक्स सैलरी पर टैक्स कितनी सैलरी पे लगेगा? 575 रुपये। तो 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जाती है सैलरी हेड में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ बोलो। सर जैसे कि अपने नया नियम आया था 12 लाख की सैलरी पर सर वो लगेगा 12 लाख इनकम पे, पर सर कोई इंसान की सर सैलरी सर 12,10,000 ऐसा कुछ है सर, उसका सर वो चला गया 30 से 35,000 का उसमें, तो सर फायदा उससे चलो सर वो सैलरी कम लेगा ना 12 लाख से नीचे। मैं इस विषय पर जब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आएंगे तब मैं आपसे इसमें डिटेल में बात करूँगा। मैं आपको ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि कोई व्यक्ति को यदि उतनी सैलरी ओल्ड स्लैब में टैक्स भरे तो कितना आएगा, न्यू स्लैब में भरेगा तो कितना टैक्स आएगा। वी विल कंपेयर इट। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न हम लिख लेंगे। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे हेड पर। मुझे लगता है इसमें इतना सफिशिएंट है कि आपको सैलरी का मतलब समझ में आ रहा है। पेंशन भी इसमें आ गई, सैलरी तो है ही, यदि कॉन्ट्रैक्ट वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो कवर होगा, और जितने भी प्रकार के लाभ फर्म द्वारा बिजनेस द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे लाभ भी आपकी सैलरी का पार्ट बनते हैं। बोनस है, कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, वो सब सैलरी का पार्ट बनते हैं। हमने समझ लिया। अभी हम बात करते हैं इसमें नंबर 2 पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस? आनंद समझ में आ रहा है कुछ? पहला हेड समझ में आ गया, सैलरी। दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बता सकता है कोई मेरे को? रेंट। बहुत सही। आपको कहीं से भी कोई भी रेंटल इनकम आ रही हो, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये 5 हेड जो हम बताने वाले हैं ये ऑल ओवर इंडिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम कमाएगा उन 5 हेड से बाहर नहीं जाएगी, इन 5 हेड में ही कवर करना होगा। तो हमने सैलरी को इसलिए इतना डिटेल में बताया कि इसमें सब तरह की चीज़ें कवर हो रही हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब किराए से होने वाली आय। अभी किराया किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपको वो किराए की आय इस हेड में दिखानी होगी। मोटी बात मैं कर रहा हूँ, डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा, तो हम एक छोटी छोटी बातें करके आपको दिमाग में वो कहते हैं रोड मैप खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी पैसा कमाता है तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चे करने होते हैं। आप बोलोगे साहब मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी, उसका मैं हर साल म्यूनसिपल टैक्स भरता हूँ, उसमें हर साल मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता हूँ, ये भी तो मेरा खर्चा हो रहा है। अब सरकार के साथ समस्या ये है कि सरकार हर एक व्यक्ति यानी हर एक मकान मालिक के द्वारा दर्शाई जाने वाली, मैंने कल क्या बताया था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस पे काम कर रहा है? सेल्फ असेसमेंट। सरकार पहली नज़र में हमें क्या मान रही है? ईमानदार। सरकार कह रही है कि आप सब लोग जो बताओगे हम मान के चलेंगे कि वो सही है, आपने जो इनकम बताई वो ठीक है। तो सरकार कहती है कि यदि आप इनकम कमा रहे हो तो
इनकम रेंट से आ रही है, तो उस रेंट पर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आपके द्वारा वेरीफाई कराने के लिए हमको भी अपनी मैन पावर, हमें भी अपनी लोगों को लगाना होगा, तभी हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई कराएंगे, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप सोच के देखो, ऑल ओवर इंडिया में कितने घर, कितने दुकानें, कितने कॉम्प्लेक्सेस जिनको किराए पे दिया गया होगा, हर एक को वेरीफाई कराना कि उस पर खर्चा हुआ या नहीं हुआ, इट्स ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट। तो सरकार ने इसमें भी क्या बोला कि जितना भी आप किराया कमाओगे उसको हम 30% उस पर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। बोले आप यदि कह रहे हो कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है, 1 लाख रुपए महीने का, तो साल का कितना हुआ, 12 लाख। तो आपको 12 लाख पर टैक्स नहीं भरना, आपको 9 लाख रुपए पर टैक्स भरना है। बोले हम मान के चलेंगे कि 30% पैसा आपका खर्च हो रहा हो या ना हो, वो आपकी हेडेक, बट सरकार आपको सीधा सीधा 30% का यहाँ क्या कर रही है, डिडक्शन दे रही है। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए। हाँ जी, हाँ करो करो करो, थोड़ी आवाज़ में डाउन होगी। स्टैंडर्ड सबके लिए, चाहे आप 10,000 रुपये महीने के किराए की इनकम बताओ, 1 लाख की या 10 लाख रुपए की, वो सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है? मैं एज अ व्यक्ति, अच्छा मेरी HUF है, HUF में प्रॉपर्टी है और वो HUF ने प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, तो इनकम किसकी हुई, HUF की। कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली और उसने वो किराए पे दे दी, अब किराए की इनकम किसकी हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की। बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। तो आप समझ के देखिए, किराए की आय जब कभी होगी तो किस हेड में दर्शाई जाएगी, इस हेड में, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, 30% का। बात समझ में आ गई। नंबर 2 मोटी बात, हमारे देश में सरकार को मालूम है कि हर व्यक्ति के पास घर नहीं है। क्यों? देश अपना शुरू से अंग्रेजों के जाने के बाद काफ़ी गरीब रहा, फिर धीरे धीरे करके प्रोग्रेस की हम लोगों ने। अब तो रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी फ्लैट्स बन रहे हैं, बिक भी रहे हैं, बट अल्टीमेटली सरकार को मालूम है कि आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, वो किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अब वो पैसा जब कमाते हैं तो उस पर लगता है टैक्स, तो वो घर कैसे बनाए? तो सरकार ने मोटिवेट करने के लिए एक स्पेशल स्कीम दी, छूट दी, उसे कहा गया होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन। सरकार कहती है कि यदि आप कोई घर खरीदते हो या बनवाते हो और उस घर को खरीदने के लिए या बनवाने के लिए आपने क्या ले रखा है, लोन, तो उस लोन पर आप क्या चुकाओगे, ब्याज। तो जो ब्याज आप चुकाओगे उस ब्याज की छूट आपको मिल सकती है, कौन से हेड में मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी में। कितनी, 2 लाख रुपए तक। और जॉइंट नाम से होम लोन है तो 2 लाख सामने वाले को भी मिल जाएगी, बशर्ते लोन में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए 1 साल में। 1 साल में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इतना इंटरेस्ट एक बैंक लोन में तभी हो सकता है जब 40-50 लाख का लोन होगा, तब जाकर के 4-1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का साल का ब्याज बैठेगा। तो आपने 10-20-30 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो शुरुआत में 2-3 लाख रुपए तक का ही ब्याज बैठता है। तो सरकार का कहना यह है कि आप अपने किराए की इनकम किस हेड में दिखाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में, और वहीं आपने यदि होम लोन लिया और उसका ब्याज आप चुका रहे हो तो इसकी भी छूट आप किस हेड में लोगे, हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये बड़ा स्पेशल हेड है जहां कई बार इनकम माइनस में आ जाती है। माइनस में कैसे? मैं सैलरी से पैसा कमा रहा हूं, मान के चलो 14 लाख रुपया, और मैंने वहीं एक होम लोन लेके रखा हुआ है जिसमें मेरा 180 का ब्याज गया है। अब इसमें 14 लाख में से 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहीं मिल गई है ना, तो ये कितने बचे, 13,25,000। वहीं मैंने किराए पे तो कुछ मैंने दिया ही, मैं खुद किराए पे था, मैंने खुद का फ्लैट खरीद लिया, उसकी मैं होम लोन की EMI पे कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम वो गई है साल की टोटल EMI पे जो ब्याज गया है, ब्याज की बात हो रही है केवल, वो गया है 1,80,000 का। तो ये जो ब्याज है वो माइनस हो जाएगा आपकी सैलरी में से। तो मतलब अब आपको और कम टैक्स देना है। अभी तक तो पहले 14 लाख की सैलरी थी पूरे साल भर की, 75,000 की डिडक्शन मिल गई और 180 का ब्याज की छूट यहाँ मिल गई, तो मेरा इनकम और कम हो गई। और जितनी इनकम कम होती जाएगी उतना टैक्स कम होता जाएगा।
तो ये सॉरी स्लैब में आएंगे नहीं, हाँ वो स्लैब नहीं आएंगे, स्लैब्स मैं अभी इसके बाद समझाऊंगा आप लोगों को, स्लैब सारे। ज़्यादा कम हो जाएगा हाँ। तो आएंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बात समझ में आ रही है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किराए की आय दिखा सकते हैं, उस पर 30% की छूट मिलेगी, या फिर हम अपने होम लोन की ब्याज की छूट क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने बहुत मोटी मोटी बातें बता दी, डिटेलिंग में जाऊंगा तो सेक्शंस भी आते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, आप पे 1 घर है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, कितने घर हैं, वो सब कंडीशंस लगेंगी। कौन सा फ्लोर आपने किराए पे दिया है, नीचे वाला दिया है, ऊपर वाला दिया है, खुद भी रह रहे हो, किराए पे भी दे रखा है, बहुत कंडीशंस लगेंगी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है ना, घर खाली पड़ा रहा 6 महीने, फिर क्या कंडीशन लगेगी, तो वो सब इसके अंदर आता है। बट वो अभी हमारा पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य ये समझना है कि हाँ दूसरा हेड काय के लिए है, या तो रेंटल इनकम दर्शाने के लिए, या फिर अपना होम लोन का ब्याज की छूट लेने के लिए। ये बात हमने समझ ली। नंबर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके काम का है, वो कौन सा हेड है? तीसरा जो आपके काम का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन, अब ये बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, उम्मीद है आप लोग समझते होंगे। प्रोफेशन माने पेशा और बिजनेस माने व्यापार। इनकम टैक्स ने कौन व्यक्ति प्रोफेशनल कहलाएंगे ये प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। हम जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो वहाँ आपको बताते हैं हर वो व्यक्ति जो अपने काम में निपुण है, एक्सपर्ट है, उसे हमने पेशेवर बोला। चाहे पेशेवर ड्राइवर हो, पेशेवर किलर हो, पेशेवर गार्डनर हो, कुक हो, शेफ हो, कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट होता है वो पेशेवर। जैसे संजीव कपूर पेशेवर शेफ हैं, उनका काम ही खाना बनाना है, बावर्ची हैं वो। पेशेवर हेयर कटर जावेद हबीब है कि नहीं, वो पेशेवर है। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, इनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं। वो किसी भी कंडीशन में गाड़ी को चला सकते हैं, मतलब वो नॉर्मल ड्राइवर्स नहीं होते हैं, उनके पास बहुत हैवी ट्रेनिंग होती है कि वो किसी प्रकार भी गाड़ी को रन कर सकते हैं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, तो आप समझ के देखिए। वहीं एक व्यक्ति वो होता है जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जिन जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ उनमें क्या फ़र्क है, सरकार कहती है कि जे देखो हम जिन लोगों के नाम ले रहे हैं बस उन्हीं लोगों को हम प्रोफेशनल बोलेंगे। बाकी जैसे मैं हूँ, यदि मैं टैली में बहुत एक्सपर्ट हूँ तो हो सकता है मुझे आप कहो साहब सर तो प्रोफेशनली काम करते हैं। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ कि मैं लोगों को प्रॉपर सर्विस देता हूँ, प्रॉपर चीज़ें समझाता हूँ, सब कर रहा हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल एजेंट। बट इनकम टैक्स मुझे प्रोफेशनल नहीं मानती। इनकम टैक्स कहती है तुम व्यापारी करते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने किसे माना प्रोफेशनल? अकाउंटेंट्स को। अकाउंटेंट्स बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, या जो कोरियोग्राफी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स में भी स्पेशल कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं इनको कुछ उन्होंने स्पेशल कैटेगरी मान के इनको उन्होंने प्रोफेशनल कह दिया। तो उनके कैटेगरी के हिसाब से ही वो लोग प्रोफेशनल के हिसाब से अपनी आय दिखाएंगे। यदि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं चाहे किसी प्रकार से भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मैं अपने आप को इनकम टैक्स के हिसाब से प्रोफेशनल नहीं कह सकता। तो डिग्री होना मस्ट हो जाता है, वहाँ डिग्री होना मस्ट है। यू शुड हैव अ डिग्री, तभी आप प्रोफेशनल को अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। बिजनेस क्या होता है? जैसे हम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, वो बिजनेस है। मैं जो कर रहा हूँ ये बिजनेस की कैटेगरी में आता है, बट सर्विस का बिजनेस है। कोरियर एजेंसी सर्विसेज का बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज का बिजनेस है, वो प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, वहीं एक व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है, कंप्यूटर्स की शॉप है, फर्नीचर की शॉप है, पंखे इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, ट्रैक्टर की एजेंसी है, कार की एजेंसी है। ये सब क्या है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ
बहुत मतलब हजारों प्रकार के बिजनेस इंडिया में होते हैं भाई। तेल निकालना भी एक बिजनेस हो गया, तेल निकाला बेचा। वहीं सरसों खरीदी, स्टोर की, फिर बेची, वो भी एक बिजनेस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू माल को इधर से उधर भेज रहे हैं, वो भी एक बिजनेस हो गया। वेयर हाउस बना रखा है, कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, वो भी एक बिजनेस हो गया। इंश्योरेंस की सेवाएं दे रहा हूं, वो भी बिजनेस हो गया। तो बिजनेस तो हर चीज हम कर ही रहे हैं, वो सब बिजनेस की कैटेगरी में आता है कायदे से देखा जाए। अभी बिजनेस के अंदर इनकम का सोर्स क्या है? व्यापार करना, या जो भी हम लोग दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप सब लोग अकाउंट्स में हो या सीख रहे हो, तो आपने क्या देखा, हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L। P&L से क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब निकल के आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं जो व्यापार में हो रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चे हों चाहे वो डायरेक्ट खर्चे हों। तो सारे खर्चे ऑलरेडी हम माइनस कर चुके होते हैं बिजनेस प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे केसेस में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कहाँ पर शो होगा? हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ही अकाउंटिंग की जाती है। तो बड़ी फर्म है को अपना इनकम टैक्स भरना है, और वो भरने का बेस क्या है, आधार क्या है? अकाउंटिंग। जब तक अकाउंटिंग नहीं हुई तब तक कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो सही आ रहा है गलत आ रहा है? तो इसीलिए टैली के बंदों की नीड है, क्योंकि अभी आजकल गवर्नमेंट जितनी सख्त होती जा रही है उसमें उन्हें डे टू डे बेसिस पर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही होगा। और रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग भाषा सीखनी होगी, या तो वो व्यापारी खुद सीखे, खुद अकाउंटिंग करे, तो वो संभव नहीं हो पाता। यदि सारे लोग कार खरीदें और सब लोग खुद ही ड्राइव करें तो ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप इनिशियल लेवल पर क्या हो? इनिशियल लेवल पर ड्राइवर्स हो जो किसी की गाड़ी चलाने का काम कर रहे हो, क्योंकि उस पर टाइम नहीं है। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आता है जब हम एक साथ कई लोगों की गाड़ियाँ मैनेज करने लगते हैं, अपने नीचे ड्राइवर्स अपॉइंट कर देते हैं, हम तो बस केवल गाइडेंस देते हैं। वो लेवल भी आता है। ये बड़े बड़े अकाउंटेंट्स यही तो करते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, इतना 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब वो बड़ी बड़ी फर्मों को संभाल रहे हैं और एक साथ कई फर्मों को संभाल रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अपने नीचे बंदे लगा दिए, वो तुम ये काम करो डेली बेसिस की अकाउंटिंग, हम तो बस केवल फाइनल करेंगे। ओके यार, कल के लिए तो बता ही नहीं पाए, चलो अच्छा है, अभी मैं बता देता हूँ। आप में से कुछ लोगों को सर का कॉल आएगा, जो लोग कल एक सुबह हमने 9:30 के आसपास एक इंटरव्यूज़ का मॉक ड्रिल रखा हुआ है। एक मुरैना का प्रतिष्ठित फर्म है बाइक्स इंडस्ट्री से, उनके हेड अकाउंटेंट आएंगे कल, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, है ना। वो थोड़ा सा शायद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आपको गाइडेंस दें, बट चूँकि होता है एक थोड़ा सा बोलने का हर किसी को हैबिट नहीं होती, तो वो शायद कुछ ना बोलें, या मैं 2-4 क्वेश्चन कर लूँगा उनसे, तो वो आपको आंसर दे देंगे। लेकिन कल हमने सुबह मॉक इंटरव्यूज़ रखे हैं, तो जो लोगों का टैली लगभग कंप्लीट होने वाला है वो लोग अपना रिज्यूम लेकर ज़रूर आना कल सुबह। और जो लोग कल रिज्यूम लेकर आएंगे, इंटरव्यू देना चाहते हों, तो वो लोग मेरे को अभी बता के जाना कि हाँ सर कल मैं सुबह रिज्यूम लेकर आऊँगा, तो मैं कल आपका इंटरव्यू लाइनअप कर दूँगा। उससे क्या होगा, एक तो आपको अनुभव मिल जाएगा, और लकीली उनको ज़रूरत तो है, उन्होंने 2-3 बंदे सिलेक्ट भी किए हैं हमारे यहीं से, अभी स्टिल 1-2 जगह वैकेंसीज़ हैं। तो वो क्या करेंगे, आप में से कोई अच्छा बंदा उन्हें लगेगा तो हो सकता है वो आपको हैंड टू हैंड सिलेक्ट भी कर लें। तो अभी क्या करना है, कल के लिए रिज्यूम जरूर लेकर आना अपना, है ना। जो भी 9 to 10 के पुराने वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपना इंटरव्यू दे करके एक बार देखो तो सही क्या पूछते हैं, क्या आपको आता है है ना। अभी आप लोगों का थोड़ा GST का आइडिया नहीं है ना, बट स्टिल आप बैठना जरूर यहीं पर, तो आप देखना कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, तो एक अनुभव मिलेगा आप लोगों को। तो ये कल स्पेशली आप लोगों के लिए हम ये कंडक्ट करा रहे हैं टेलीवर्ड पर, ठीक है। तो ये जो बैठे हुए हैं ये सब लोग, ये 4-5 लोग, और कौन है, राहुल है ना, आप हो, आप भी कोई कुलदीप कर लेना, सरमन को बोल देना, वो भी आ जाएगा। मैं इनसे बोल रहा हूँ, कोई कुलदीप से, आशीष तो है ना, और कौन है, ये दोनों तीनों लोग हैं। आप लोग कल अपने रिज्यूम जरूर लेकर आना, ठीक है। चलो मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। अभी इसके लिए स्पेशली सर एक बार फ़ोन और कर देंगे सबको। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन,
तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हम बात कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट हमारा आना ज़रूरी है, तभी आप लोग क्या करोगे, तभी आप लोग इसका आप एग्जैक्टली टैक्स भर पाओगे। तो ये नेट प्रॉफिट निकालने की चाबी क्या है? अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग के आप ये नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। सरकार इसके लिए, सरकार में जब भी बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है वो विभाग, वो डिपार्टमेंट जिसमें ये सब कैलकुलेशन हो रहा है। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये बताता है कि भैया जिन लोगों के पास अकाउंटिंग करवाने का हिसाब किताब नहीं है वो लोग अनुमानित आय के आधार पर भी अपना प्रॉफिट दर्शा सकते हैं। ये अनुमानित आय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, इन सब के विषय में इस क्लास में बात होगी। क्योंकि आज हम लोग थोड़ा स्लो रहे, आज पूरी प्रक्रिया थोड़ी स्लो रही, कोई नहीं, हम आने वाले टाइम पर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं इसमें बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे लाइक आगे फ्यूचर में तो बताऊंगा कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। चौथा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हेड है और बहुत काम का भी है। कैसे सर? तो सबसे पहले आप ये समझिए, दो शब्द आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक तो है शेयर म्यूचुअल फंड और दूसरा है प्रॉपर्टीज़। यदि आप शेयर खरीद के बेचेंगे, म्यूचुअल फंड खरीद के बेचेंगे, तो उससे जो लाभ होगा वो कहाँ जाएगा? इसी प्रकार आप कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान, खेत, प्लॉट, कोई भी इस तरह की रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी असेट आप खरीद के बेचेंगे तो वो कहाँ जाएगी? कैपिटल गेन में। तो आप ये कह सकते हो सर शेयर में तो लॉस भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी लॉस हो सकता है, तो सर ये कहाँ जाएगा? वो भी यहीं जाएगा। सर यदि व्यापार में लॉस हुआ तो भी वो यहीं जाएगा। क्या किराए की इनकम में लॉस हो सकता है? क्या किराए में लॉस हो सकता है? नहीं होगा। हाँ, लेकिन माइनस में कब दिखा पा रहे हैं ये? जब हम ब्याज की छूट ले रहे हैं। क्या सैलरी में कहीं लॉस होने की संभावना है? नहीं। लॉस कहाँ हो सकता है? या तो बिजनेस प्रोफेशन में या कैपिटल में, कैपिटल गेन वाले मैटर में। इन दो लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। कई लोग बोलते हैं सब सरकार टैक्स तो ले लेती है, लॉस पर तो कोई वापस कर दे हमें। बोले जब हमें प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स ले लिया और लॉस हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम उनसे ये बोलते हैं कि भैया जो लॉस हुआ है, सरकार ये कहती है कि आप इस लॉस को आगे सालों में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओ और अगले 8 साल तक ले जाओ, और इन 8 सालों में कभी भी आपको प्रॉफिट हो जाए तो इस लॉस से उसको एडजस्ट कर देना, हम मान लेंगे। अच्छी बात है, ऐसा होता है, ऐसा कई बार हमने किया है कि इस साल मुझे शेयर्स में लॉस हो गया लेकिन अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो मैं अगले साल के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं भरूंगा, पुराने साल के लॉसों से उसको एडजस्ट कर दूंगा, सरकार मान लेगी, ओके। बट बात यह है कि आपको प्रॉपरली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब बताओ हो नहीं सरकार को, मन में रख के बैठ जाओ तो सरकार कहेगी हमें क्या सपने थोड़ी हो रहे हैं। तो आप जो फॉर्म भरते हो, कल बताया था ना ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जिस तरह का ITR आपका होगा उस तरह की ITR में आपको वो जानकारियाँ लिख करके भेजनी पड़ेंगी कि मुझे इस साल इतना लॉस हुआ है, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे, अगले साल प्रॉफिट हुआ, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उससे। सिंपल बात समझ में आ रही है? ये जो हेड है इसको समझना पड़ेगा, इसको डिटेल में अभी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी पिछले वर्ष 2024 में क्या हुआ था? चुनाव हुए थे। जिस साल देश में चुनाव होते हैं लोकसभा के, उस साल देश का जो बजट होता है वो 2 बार में पेश किया जाता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ। फरवरी में जो आया उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, अंतरिम बजट, और फाइनल बजट जो आता है वो देश में सरकार चुनने के बाद फिर आता है। तो वो आया था 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को जब देश में बजट आया, उस समय हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस कैपिटल गेन से रिलेटेड बहुत मेजर चेंजेस किए। ये मेजर चेंजेस से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश में। अब ये क्या पड़ा, कैसे पड़ा, इसके विषय में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। तो कैपिटल गेन हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग या मैं खुद शेयर्स में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं,
प्रॉपर्टीज़ कोई ना कोई फैमिली में खरीदता है, बेचता है, तो ऐसी कंडीशंस में इस हेड के बारे में जानकारी होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कुल मिला के मोटे स्तर की बात यह है, प्रॉपर्टीज़, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स खरीद के बेचने से यदि कोई लाभ हुआ या हानि हुई तो वो किस हेड में लिखा जाएगा? प्रश्न उठेगा टैक्स कितना जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो हेड है वो स्पेशल रेट का हेड है, स्पेशल रेट लगती है इस पर, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगती हैं। कितनी क्या, इस पर हम अलग से चर्चा आप लोगों से करेंगे। पांचवा और अंतिम हेड वो मैं आपको और बता देता हूं ताकि आप लोगों का आज एक मेन टॉपिक कवर हो जाएगा, कल थोड़ा डिटेलिंग में चले जाएंगे इसमें। वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सुनिए, मैंने क्या कहा, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी इनकम कमाए वो इन 5 के अलावा 6वें हेड में नहीं जाएगी। पहला हेड सैलरी का हो गया, सैलरी कौन कमाए? केवल इंडिविजुअल। तो बचे कितने हेड? 4 हेड। हाउस प्रॉपर्टी माने किराए की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन व्यापार किया आपने, कैपिटल गेन कोई संपत्ति खरीदी बेची तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम हो, कोई भी, वो सब कहाँ कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। ये सबसे, इसको बोलते हैं रेजिडुअल, बचा हुआ, बचा खुचा जो होता है ना, वो सब इसमें जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ अपनी बात को आज मैं फिनिश करूंगा। कौन बनेगा करोड़पति? जीती हो कुछ पैसा उसमें तुम? केवीसी पैसा जीता, क्या वो सैलरी है? क्या वो किराए की इनकम है? क्या वो बिजनेस है? क्या वो कोई कैपिटल गेन है? कहाँ जाएगा? आपका बैंक में कोई FDR पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, क्या है वो? क्या है वो? क्यों? सैलरी नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, और ना आपका कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज में जाएगा। किसी फैमिली में विधवा को मिलने वाली पेंशन कहाँ जाएगी? मंत्रियों को, वो MLA MPs को या पार्षदों को मिलने वाली सैलरी कहाँ जाएगी? क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, यदि वो कोई मंत्री पद पे नहीं है, कोई विभाग की जिम्मेदारी उन पर नहीं है, तो वो कौन है? स्वतंत्र है। वो लोग स्वतंत्र हैं, वो चाहे जैसे काम करें ना करें, वो उनके हाथ में है। उनको तो हर महीने जो पैसा आना है वो आना है, फिक्स है वो जवाबदेह नहीं है। वो कहते हैं ना, वो जनता के, हम जनता के नौकर हैं। ऐसे तो हाथ जोड़ के पैसे वोट मांगते हैं, सर हम तो जनता के नौकर हैं। अब जनता को सैलरी थोड़ी दे रही है, उनको सैलरी तो गवर्नमेंट दे रही है। वहीं एक मंत्री जो काम करता है वो फिर किसके कहने पे कर रहा है? गवर्नमेंट के कहने पर। तो गवर्नमेंट कहती है तुम अब मेरे नौकर हो, तो अभी मैं तुम्हें सैलरी दे रही हूँ, तो इसलिए तुम्हारा जो सैलरी है वो किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है। किसी डायरेक्टर को, कंपनी में कोई डायरेक्टर है नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब वो केवल नाम का डायरेक्टर है, उसको मिलने वाली सैलरी किस हेड में जाएगी? लेकिन कोई एक्टिव डायरेक्टर है, वो सैलरी हेड में जाएगी। प्लॉट होते ना कई बार खुले में पड़े हैं, प्लॉट, कोई बाउंड्री नहीं हो रखी, कुछ नहीं हो रखा, बस प्लॉट पड़ा हुआ है था, हमारा डिमार्केशन कर रखा है हल्का सा, उसका किराया आ रहा है, प्लॉट रेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वही कोई प्लॉट है, इसकी बाउंड्री हो गई, बाउंड्री भी हो गई और उसका किराया आ रहा है, वो जाएगा। इतना बारीक डिफरेंस होता है। ठीक है। मेरे को कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम मिल रही है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा? अदर सोर्सेज। तो 5 हेड हमने आज मोटे तौर पर समझने की कोशिश की। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन की मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन मेरा बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ करेंगे। और कल हमारा पूरा फोकस रहेगा टैक्स की कैलकुलेशन पर, कि कुछ एग्जांपल्स के साथ हम बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, इस सोर्सेज से मिल रहा है, उसका क्या टैक्स का कैलकुलेशन होगा, साथ में टैक्स की रेट्स क्या क्या हैं, इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। ये 2-3 दिनों की क्लासेस में आपको इनकम टैक्स समझ में आ जाएगा, फिर हम आएंगे TDS और TCS पर। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों के साथ।